हेलो डियर, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपाती क्या है। जब क्वेश्चन में आपको दो संख्या दे रखी हो और तृतीय अनुपाती आपसे पूछा हो तो आप कैसे निकालते हो। जो सेकंड संख्या हो इसको रिपीट करते हो और अपॉन में फर्स्ट संख्या। अगर चार संख्याएं अनुपात समानुपात में हैं तो आप उनको कैसे लिखते हो, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, जो बीच वाली संख्याएं होती है इनकी मल्टीप्लाई और जो लास्ट वाली संख्याएं होती है इनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तृतीय अनुपाती आपसे पूछा हो तो आप कैसे करोगे। 25 अनुपात 35 समानुपात 35, जो सेकंड संख्या है उसको हम रिपीट कर देते हैं और अनुपात x, जो भी आपका तृतीय अनुपाती होगा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। बीच वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई 35 इंटू 35 अपॉन में 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से और डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आ जाएगी 49। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इनकी भुजाओं की माप आपको दे रखी है और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपको बताना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो कुछ प्रॉपर्टी ट्रू होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दो ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो भाई, ये दो ट्रायंगल है। मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। अगर यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर पी से, यहाँ पी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी पी से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। और क्यू आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और आर पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हमें बताना है, इस वाले ट्रायंगल का परिमाप। ठीक है, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसका परिमाप हम निकाल सकते हैं। इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, 12 और 6 18, 18 और 9 27। ठीक है, तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसका परिमाप हमारे पास में कितना आ गया, 27। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का परिमाप आपको बताना है। देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होगा। अगर इस वाले ट्रायंगल की साइड ए बी 4 सेंटीमीटर है और इस वाले ट्रायंगल की साइड संगत भुजाएं पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका रेशो आपस में बराबर होता है। जो ट्रायंगल ए बी सी है उसकी भुजा ए बी, उसकी भुजा ए बी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू, इनका जो रेशो होगा, ये ए बी कितनी दी है 4 अपॉन और पी क्यू कितनी दी है 6। इनका रेशो यहाँ से निकालते हैं तो कितना आएगा, 2/3। ठीक है, इनका रेशो मेरे पास में आ गया 2/3। कुछ और बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल उनकी संगत भुजाओं का जो रेशो होता है वही रेशो उनकी रेडियस, उनके परिमाप और उनकी जो हाइट होती है सबका रेशो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला है इनकी भुजाओं का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू, इनकी भुजाओं का रेशो क्या आया, 2/3। तो जो रेशो इनकी भुजाओं का है वही रेशो इनके परिमाप का होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसका परिमाप हमें पता है कितना है, 27। ठीक है, अगर रेशो के हिसाब से देखें, रेशो के हिसाब से पी क्यू कितना है 3, तो 3 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 27 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। ठीक है, तो इसका परिमाप मुझे बताना है, इसका परिमाप ए बी सी का, तो इसका परिमाप होगा 2 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 27/3 इंटू 2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27 और 9 दूनी 18।
तो ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप कितना आ गया 18। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि 350 का 65% माइनस 250 का कितने परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर 158 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सोल्व करते हैं। 350 का 65% 65/100 माइनस 250 का कितने परसेंट प्लस 120 का 40% 40/100 इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू दिया है 158। ठीक है, देखिए ये इधर माइनस का है, इसको इधर लेके जाएंगे, और ये इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 13। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 13 3 39, 39 और 6 45। ठीक है, और अपॉन में 2, इसको तो इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके आएंगे, ये किसका होगा माइनस का, माइनस के 158। ठीक है, और प्लस 120 का 40% यहाँ से निकाल लेंगे, ये आएगा 48। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 चौक 48। ठीक है, इक्वल टू 250 होगा कितने परसेंट, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, और माइनस ये माइनस के 158 है और ये प्लस के 48 है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 110। ठीक है, इक्वल टू 250 का कितने परसेंट। देखिए इधर 250 का कितने परसेंट आपसे पूछा है, इधर अपॉन में 100 होगा, उस 100 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, 227.5 में से 110 घटाएंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटाओ, ये कितना आएगा, ये आएगा 117.5। ठीक है, 0.5, और इधर अपॉन में 100 था, उसको इधर लेके आएंगे, पॉइंट हट जाएगा और 1 0 और लग जाएगी। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 250। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 47। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। देखिए गेंद क्या होती है, एक गोले के आकार की होती है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 9 पाई, इसके इक्वल टू कितना है 9 पाई। इसको इक्वेट करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें चाहिए इक्वल टू 9 पाई। वैसे 22/7 इसकी वैल्यू रखो ना रखो, ये तो कटी जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इस 4 को इधर लेके आएंगे, r² इक्वल टू 9/4। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू होगी इसका अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 4 2 का, यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसने हमसे पूछा है गेंद का व्यास, ये आर की वैल्यू मेरे पास में आई है त्रिज्या। ठीक है, अगर 2r मेरे को चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी 3। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो व्यक्ति एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली शिफ्ट में सोल्व कर चुके हैं। इस तरह का क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन उससे अगली शिफ्ट में रिपीट हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, उनकी चाल का अनुपात हमें कितना दे रखा है, एक की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और एक की चाल हमें दी है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। जब वे दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, यहाँ से हम स्पीड का रेशो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अपॉन वाली टर्म से कट जाती है। ठीक है, यहाँ से रेशो लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, रेशो हमारे पास में कितना आ गया 2:3। उनकी स्पीड का जो रेशो है वो आ गया हमारे पास में 2:3। किस दिशा में वो दौड़ रहे हैं, उसने बोला है विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो जो चाल का अनुपात होता है उनको हम ऐड कर देते हैं, इतने पॉइंट पर वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पॉइंट पर मिलेंगे, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो 3 2 5, तो 5 पॉइंट पर वो मिलेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछता अगर वो समान दिशाओं में दौड़ते,
अगर समान दिशाओं में दौड़ते तो इनका डिफरेंस हम लेते हैं, जो 4 का अनुपात है इसका डिफरेंस हम लेते हैं, 3 में से 2 गया 1, तो फिर हमारा राइट आंसर होता है 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, देखिए उसने कब ऋण लिया, 24 जनवरी 2012 को ऋण लिया। ठीक है, और लौटाया कब, लौटाया 18 जून 2012 तक। तो कितना टाइम उसको लग गया वो यहाँ से हम निकालते हैं। देखो 24 जनवरी को उसने ऋण, जो जनवरी का महीना होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है। ठीक है, तो 7 जनवरी में 7 दिन का ब्याज उसको मिलेगा। ठीक है, प्लस आगे महीना कौन सा आया, फरवरी। यहाँ पर 2012 है, ये जो 12 है ये 4 से पूरा डिवाइड है, यानी कि ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है कितने की होती है, 29 की। ठीक है, तो यहाँ पे 29 दिन ये हो गए। प्लस इससे अगला महीना है फिर मार्च का। मार्च का महीना कितने का होता है, 31 का। ठीक है, इससे अगला महीना है अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का। इसके बाद आया मई। मई कितने का होता है, 31 का। फिर आया जून। जून के हमें कितने लेने हैं, 18 दिन। जून के तो 18 दिन ही लेने हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर इतने दिन का ब्याज उसको मिलेगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, 30 और 30 60 और 30 90, 90 और 1 इसको दे दो, ये हो जाएगा 120। ये 120 हो गया, 18 और 7 25 और 1 यहाँ पर बचा है। ठीक है, 26। तो यहाँ पर टोटल हो गया 140। तो 140 दिन का ब्याज उसको मिलेगा। 78,000 रुपये की राशि पर उसको कितना ब्याज मिला वो हम निकाल लेते हैं। रेट हमारे पास में है 8/3/4%। ठीक है, ऐसा ही निकालते हैं। 78,000 की राशि पर रेट हमें कितनी दी है, 8/3/4%, यानी कि इसको सोल्व करते हैं। 4 8 32, 32 और 3 35, 35/4 और अपॉन में 100। ठीक है, इंटू कितने दिन का ब्याज मिला, 140 दिन। टाइम हमारे पास में है 140 दिन। ये दिन है, इसको हम साल में बदल लेते हैं 365 से डिवाइड करके। ठीक है, अब ये साल में हमारे पास में आ गया, क्योंकि जो रेट दे रखी है उसने वार्षिक दे रखी है। ठीक है, क्लियर। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 3 6 73। तो 73 365 का मल्टीपल होता है, तो हम 73 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 73 से इसको डिवाइड करेंगे ये कितने पर जाएगा, 2 पर। और 73 से इसको डिवाइड करेंगे ये कितने पर जाएगा, 5 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, 2/5। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 35। 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ये आएगा 200। और 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 7 की मल्टीप्लाई 780 में करेंगे, 0 7 8 56, 7 7 49, 49 और 5, 49 और 5 हो गए 54। और अपॉन में 2 भी बचा था। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 6 और 0, यानी कि 2,730 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 140 दिन में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 2,730 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि हमसे पूछी गई है। 2730 रुपये तो उसको ब्याज मिला, प्लस उसके पास राशि कितनी थी, 78,000। 78,000 में ऐड करेंगे 2730। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0 3 7 0 और 9। ठीक है, ये आएगा 90,730 रुपये। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए भाई, जो 10 महिलाएं हैं वो कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, 6 दिनों में पूरा कर सकती है। और जो 6 पुरुष है वो कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है सभी महिलाएं और सभी पुरुष कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 30 टोटल वर्क। 6 से उसको डिवाइड करो 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6। ठीक है, जो 6 पुरुष है उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, और जो 10 महिलाएं हैं उनकी एफिशिएंसी आ गई 5। अगर 10 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर कार्य को करते हैं तो टोटल की एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11, और टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, 30। तो ये कार्य को कर लेंगे 30/11 दिन में। ठीक है, 10 महिलाएं और 6 पुरुष। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा, 8, 8/11।
2 सही 8/11, इतने दिनों में कार्य को वो पूरा कर लेंगे अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। 7 वर्ष पहले जो उसकी माता की आयु है, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे उसकी बेटी, ठीक है। जो उसकी माँ है वो कह रही है मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, यानी कि 7 वर्ष पहले कहती अगर माता की आयु 7 है तो इसकी आयु कितनी थी, 1 थी, ठीक है। और आगे उसने बोला है और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कंडीशन है, 3 वर्ष बाद उसने दी है जो उसकी माता की आयु है वो 3 गुनी होगी अपनी पुत्री की, ठीक है। यानी कि अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 होगी। आगे उसने हमसे पूछा है माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो माँ और बेटी की आयु का डिफरेंस है वो तो सेम रहा होगा, चाहे 7 वर्ष पहले हो और चाहे 7 वर्ष बाद हो। ये 7 वर्ष पहले की आयु है 7:1 और ये 3 वर्ष बाद की आयु है वर्तमान से, ठीक है। तो टोटल कितने का डिफरेंस आ गया, टोटल 10 वर्ष का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर 10 वर्ष माता की आयु बड़ी होगी तो 10 वर्ष पुत्री की भी आयु बड़ी होगी। अब जो इनका डिफरेंस होगा वो तो सेम रहा होगा ना, क्योंकि 10 वर्ष इसकी बड़ी है तो 10 वर्ष इसकी भी बड़ी होगी, है ना। तो इनका डिफरेंस हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम करने के लिए जो इनमें डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6 से, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे होएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18 और 6 कम 6। देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम हो गया, 14 में से 2 गए 12 और 18 में से 6 गए 12, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद तक आने में कितने साल का डिफरेंस आया था, 10 साल का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर 14 साल थी और यहाँ पर 18 साल, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। तो मैं कह सकता हूँ जो 4 की वैल्यू है वो 10 होगी, ठीक है। उसने उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी है। अगर 4 की वैल्यू मेरे पास में 10 है तो 18 की वैल्यू और 6 की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। 4 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 5/2, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई 5/2। अगर 1 की वैल्यू 5/2 है तो इस 18 की वैल्यू क्या होगी, इस 18 की वैल्यू होगी, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगी 9 पंजे 45, ठीक है। तो जो माता है वो 3 वर्ष बाद कितने की होगी, 45 वर्ष की होगी। और यहाँ से 6 की वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 की वैल्यू 5/2 है तो 6 की वैल्यू होगी, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, ठीक है। ये आ जाएगी 15। यानी कि 3 वर्ष बाद जो माता की आयु होगी वो 45 वर्ष होगी और जो पुत्री की आयु होगी वो 15 वर्ष होगी। और उसने वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ये 3 वर्ष बाद की आयु है, इसमें से 3 घटाएंगे तो वर्तमान आयु हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगी 42, अगर इसमें से 3 घटाते हैं और यहाँ पर 3 घटाते हैं तो आती है 12, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 42 वर्ष और 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x² माइनस के 7x प्लस के 1 इक्वल टू 0, और जो x है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x² माइनस के 1/x² का मान आपको बताना है। देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, x² माइनस 1/x² इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। इसको एक बार माइनस में मैं तोड़ सकता हूँ और एक बार प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। देखो इस पूरे में से अगर x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा x माइनस के 7 और प्लस के 1/x, ठीक है। इधर x कॉमन लिया था उसको इधर 0 में लेके जाओ, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर माइनस का है 7, इसको इधर लेके जाएंगे, ये आएगा x माइनस के 1/x इक्वल टू 7। तो एक टर्म की वैल्यू मेरे पास में आ गई x माइनस 1/x की। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास में 7 है तो यहाँ से हम x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगर x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर a², अगर प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस, माइनस वाले की निकाल रहे हैं तो माइनस, ठीक है, इंटू 4ab। ab की वैल्यू क्या है, x और 1/x, x से x कट जाएगा जब इंटू में आएगा, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई x प्लस 1/x।
ठीक है, यही हम यहाँ पर लगाते हैं। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए बी क्या है x और 1/x, ये कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 और ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 49 में से 4 घटाएंगे अंडर रूट 45 को मैं तोड़ सकता हूँ, 9 पंजे 45, 9 का 3 बाहर आ जाएगा यानी कि 3√5, इसकी वैल्यू आ गई 3√5। तो इसकी वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 3√5 और इंटू उसकी वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 या 21√5, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² की वैल्यू कितनी होगी 21√5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान आपको बताना है। हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, साइन थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा रखता हूँ और इधर इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो तो कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस की पावर 4 थीटा इक्वल तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में 1, तो इसका मान भी कितना होगा 1। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो संख्याओं का योग 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो वो संख्या ए और बी है, उनका योग हमें कितना दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 98 और उनका अंतर कितना दिया है a माइनस बी इक्वल टू 28। ठीक है, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू 98 और 28 को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 126 126/2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6, ये आ गई 63 a की वैल्यू। अगर b की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड करो, b इक्वल टू दोनों को घटाएंगे, 8 में से 8 गए 0 और 9 में से 2 गए 7, 70/2 इक्वल टू कितना आएगा 35। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक संख्या उसने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पिता और माता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। पिता, माता और डॉटर, उनके वेतन का अनुपात कितना दिया है 2:3:5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है यदि इनमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर इसमें 15% की वृद्धि करता है और माता के वेतन में अगर वो 10% की वृद्धि करता है और जो डॉटर है उसके वेतन में कितने की वृद्धि करता है 20% की, तो इनका जो वेतन होगा वृद्धि करने के बाद उसका अनुपात क्या होगा वो हमसे पूछा है। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करते हैं, इनमें 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 00, यहाँ पे 00 और यहाँ पे 00। ठीक है, इसका 15% निकालते हैं। 15% क्या होगा, अपोन में 00 से 00 कट जाएगी और 15 दूनी 30, यानी कि इसका 15% होगा 30 और 200 में 30 ऐड करेंगे कितना आएगा 230। इसी प्रकार इसका निकालते हैं 10%। 10% कितना होगा 300 का, आसानी से निकाल सकते हैं, एक के बाद पॉइंट लगाओ 30। ठीक है, 30 300 में जोड़ते हैं कितना आएगा 330। इसका 20% निकालते हैं, 10% 50 और 20% कितना होगा 100, यानी कि ये हो जाएगी 600। ठीक है, 1 0 से 1 0 1 0 अनुपात में है, कट जाएगी। ठीक है, तो रेशो हमारे पास में क्या आ गया, रेशो आ गया 23:33:60। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया है 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा किया जाता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जाता है। 8 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, ये पुरुष है। इक्वल टू सेम कार्य है, 10 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 12 दिनों में। ठीक है, आगे उसने बोला है यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है,
तो यहाँ से पुरुष की और महिलाओं की एफिशिएंसी हमारे पास में आ जाएगी, वो निकाल लेते हैं। 10 से 10 कट जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 पुरुष बराबर है 3 महिलाओं के, 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 2 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है, 3 महिलाओं के। ठीक है, अगर यहाँ से निकालता हूँ 4 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 महिलाओं के बराबर। ठीक है, 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर होगा। हम क्वेश्चन को महिलाओं में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, 10 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में कर सकती थी, 10 महिलाएं कार्य को 12 दिनों में कर सकती थी। ये टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। हमसे पूछा है 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अगर 4 पुरुष के स्थान पे 6 महिलाएं रख दिया जाए तो ये बराबर होंगे 4 पुरुष बराबर 6 महिलाओं के। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं 6 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं, 10 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, ये कोई 2 वृत्त है, ये बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, उसने पूछा है इन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मैक्सिमम। तो एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा ये, और एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से इनके बीच से खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 3 रेखाएं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, मेरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। एक साथ काम करते हुए वे 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकेंगे। देखिए, जो सुशांत है वो 6 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकती है, 12 पेज। तो 1 मिनट में यहाँ से निकाल लेंगे कितने पेज टाइप करेगी, 2 पेज। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में टाइप करने की 2 पेज टाइप करती है। अगर मेरी की बात करें, मेरी 12 मिनट में कितने पेज टाइप करती है, 6 पेज टाइप करती है। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ से निकाल लेंगे कितने पेज टाइप करेगी, तो 0.5। ठीक है, यानी कि आधा पेज टाइप करेगी। उसने हमसे पूछा है अगर ये एक साथ कार्य करते हैं वे 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे। देखिए, 1 मिनट में ये 2 पेज टाइप करती है और 1 मिनट में ये 0.5 पेज टाइप करती है मेरी। ठीक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी, 2.5। 2 पेज ये टाइप करती है और 0.5 पेज ये टाइप करती है, दोनों कितने हो जाएंगे, 2.5। जो सुशांत है और जो मेरी है वो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे, 2.5 पेज टाइप करेंगे। ठीक है, और उसने पूछा है 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर देंगे, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई इधर और 32 से मल्टीप्लाई इधर, 32 से इतने पेज टाइप कर देंगे। ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, जीरो तो हट ही जाएगी, 25 या 75, 75 और 5 80। ठीक है, हमारा राइट का आंसर क्या होगा, 80, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 cot x = 5, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। cot x = यहाँ से निकलेगा, इस 2 को इधर लेके जाओ, 5/2। ठीक है, cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x = 5/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है 2 cos x माइनस के sin x अपॉन में 2 cos x प्लस के sin x। अगर ट्रायंगल बनाकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं, बट जो अपॉन वाली वैल्यू होगी वो तो कटी जाएगी ना, क्योंकि दोनों जगह सेम टर्म आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, cos x की वैल्यू 5 रखते हैं और sin x की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 × cos x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 5, माइनस sin x की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 2 × 5 प्लस के 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, और 5 दूनी 10 और 2 12, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, उसका अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, 9400 रुपये, और इस पर वो उसने बोला है 4% की छूट देता है। 4% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 24/25। ठीक है,
अगर उसका अंकित मूल्य कितना था 25 रुपये था, तो एक की छूट देकर कितने में बेच दिया, 24 रुपये में। ठीक है, उसका अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, 9400 रुपये, यानी कि 25 की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका 24/25। ठीक है, 25 से इस 100 को डिवाइड करेंगे, 25 चौक का 100, 4 की मल्टीप्लाई 94 में करेंगे, 4 चौक 16, 4 9 36 और 1 37। ठीक है, इंटू 24 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 या 24, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 संग 48, 8 सत्ती 56, 56 और 4 60, 0 6, 8 या 24, 24 और 6 30, ये आ गया 3008। हमारे पास में इंटू में बच गया 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 24, 24 का 24 और 0 और 3 3 9। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा 9024 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दी है 7, यानी कि 7 × 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 कट जाएगा, 6 से 0 से 0 और 6 से इसको काटेंगे, 6 6 36। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 11। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 11 7 77 और अपॉन में 3, तो 77/3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बी 150 में 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, उसके पास में टोटल कितने रुपए है, उसके पास में टोटल 150 रुपये है, बी के पास में। ठीक है, अगर इसके पास में टोटल 150 रुपये है तो इससे ये कुछ सामान खरीदता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदता है। 10 पेन उसने खरीदे, एक पेन कितने का है, 8 रुपये का, तो 10 पेन कितने के हो गए, 80 रुपये के। 80 रुपये तो उसने यहाँ पे खर्च कर दिए। ठीक है, 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदता है। 10 रबड़ उसने खरीदी, एक रबड़ कितने की है, 5 की, तो 10 रबड़ कितने की होगी, 50 की। ठीक है, यहाँ पर उसने कितने रुपये खर्च कर दिए, यहाँ पर उसने कर दिए 130 रुपये खर्च। 150 में से 130 रुपये खर्च कर दिए, बाकी उसके पास में कितने बचे, 20 रुपये। 20 रुपये के उसने कटर खरीदे होंगे, बाकी जो 20 रुपये बचे हैं उसके उसने क्या खरीदे होंगे, कटर खरीदे होंगे। एक कटर कितने का है, 4 रुपये का है, तो 20 रुपये में कितने कटर आएंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 5 कटर। तो उसने कटर कितने खरीदे हैं, 5 कटर खरीदे हैं उसने 20 रुपये के। ठीक है, तो टोटल उसने 150 रुपये खर्च कर दिए। उसने हमसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत मूल्य कैसे निकालते हैं, टोटल मूल्य अपॉन जितनी वस्तु हमारे पास में है। तो टोटल मूल्य कितना दे रखा है हमें, 150 रुपये, उसके पास में कितने थे, 150 रुपये। और वस्तु कितनी खरीद ली उसने, 10 तो पेन खरीदे और 10 रबड़ खरीदी और 5 कटर खरीदे, टोटल कितने हो गए, 25। तो 25 सामान उसने खरीदे। ठीक है, यहाँ से औसत मूल्य हमारे पास में आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150। ठीक है, तो औसत मूल्य क्या होगा, 6 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको ये संख्याएं दे रखी है और इनमें से बताना है 11 से कौन सी विभाज्य है। ठीक है, तो 11 से विभाज्य का रूल आपको पता होगा, इनके अल्टरनेट जो अंक है उनको ऐड करो। अल्टरनेट अंक को ऐड करने के बाद में उनका जो डिफरेंस है वो लेते हैं। अगर वो 11 और 11 का मल्टीपल आता है तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चेक कर लेते हैं। देखो, 5 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -2। ठीक है, 5 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, -4। और 9 में से 0 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, -9। ठीक है, ये माइनस के कितने हो गए, 4 और 2 6, माइनस के 6 और माइनस के 9, माइनस के 15। माइनस के 15 में से 5 घटाएंगे, क्या 11 और 11 का मल्टीपल आता है क्या, नहीं आता। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये चेक करते हैं। 3 में से 0 गया 3। ठीक है, 2 में से 3 गया -1, 5 में से -4 और यहाँ पे -9। ठीक है, -9 और -4 माइनस के 13, माइनस का 1, -13 और -1 -14। -14 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना आता है, -11, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पे चेक करते हैं, 5 में से 8 में से 5 गए, कितने बचते हैं 3, और 2 में से 8 गए, कितने बचते हैं -6, और 5 में से 9 गए -4 और -9। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 में से अगर 3 घटाते हैं तो क्या 11 और 11 का मल्टीपल आता है क्या? नहीं आता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 2 में से 7 गए -5, 5 में से 9 गए -4 और ये -9। ठीक है, -9 और -9, ये तो -18 हो गए, -18 और 3 कितने होते हैं? -15। तो क्या ये 11 और 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल की 125%। यहाँ पर धारा की जो चाल होगी उसको मैं बोल लूँगा डी, और जो बोट की चाल होगी, नाव की चाल, उसको मैं बोल लूँगा बी। ठीक है, उसने बोला है धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल की 125%। धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस टी, यहाँ पे बोट की चाल होगी और यहाँ पे धारा की चाल होगी। 125% का मतलब क्या होता है? 125% का मतलब होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 5/4। ठीक है, धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है? 5 है, और नाव की चाल कितनी है? 4 है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी दी है? 4 दी है। ठीक है, यानी कि बोट की चाल कितनी है? 4 है, और धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी है? 5। ठीक है, तो ये b प्लस डी की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 1:100 में। ठीक है, आगे उसने बोला है यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। 20 किलोमीटर नाव को जाने में स्थिर जल में कितने समय लगता है? 30 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से बोट की चाल हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 20 किलोमीटर जाने में उसको 30 मिनट लगते हैं, ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे इंटू 60। ठीक है, यहाँ अपोन में 60 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करो, 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40। जो बोट की चाल है वो हमारे पास में कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 4 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 40 है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकालते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की वैल्यू हम निकालते हैं, धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 10। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, बोट की चाल हमारे पास में कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगी, धारा की चाल। ठीक है, तो ये आएगी 40 में से 10 घटाएंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा विपरीत दिशा में। उसने दूरी कितनी दी है? 15 किलोमीटर। 30 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय उसको लगेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो उसका कितना लगेगा? 1/2 समय, आधा घंटा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भाई इस वीडियो में 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।